नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। डीजियाना न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सियासत की, नौकरशाही की, न्यायपालिका की, खेल जगत की और गीत और संगीत के क्षेत्र की कहीं और अनकहीं पर, यानी ऐसी बातें जो चर्चा में रहती है, जिनके बारे में जानने की जनता की रुचि रहती है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है और इसका कारण क्या है। ऐसे बहुत से मुद्दे राजनीतिक क्षेत्र के रहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र के रहते हैं, जो अखबारों के पन्ने पर नहीं आ पाते, टीवी चैनल की स्क्रीन्स पर नहीं आ पाते, लेकिन उनके बारे में जनता की बहुत रुचि रहती है। इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। चलिए बात की शुरुआत करते हैं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से। ग्वालियर और चंबल की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सालों से दबदबा रहा है, या यूं कहें सिंधिया परिवार का सालों से दबदबा रहा। राजमाता विजयराजे सिंधिया हो, माधवराव सिंधिया हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। और पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार बनी तो यह माना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में जो सफलता कांग्रेस को दिलाई, उसी के कारण कांग्रेस की सरकार बन पाई है। अब बात करें दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति का ही एक हिस्सा है और दिग्विजय सिंह जो गुना की राघोगढ़ रियासत के राजा हैं, उनकी भी ग्वालियर चंबल की राजनीति में खासी रुचि रहती है। डॉक्टर गोविंद सिंह हो, केपी सिंह हो, ऐसे कई दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सिपासलार हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में समय समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इस बार के जो उपचुनाव होना है, जो मध्य प्रदेश की सत्ता का फैसला करेंगे, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, भाजपा की सरकार रहे या फिर कांग्रेस को फिर से मौका मिले, इसका फैसला इस बार के उपचुनाव में होना है। इसलिए उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस उपचुनाव में भी ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ की 16 सीटें जो है वो फैसला करेंगी मध्य प्रदेश की सत्ता का। दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है ग्वालियर चंबल संभाग में और वे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इस बार के उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि वे अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी स्थिति में बरकरार रह पाएगी जब ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है। देखना है नतीजा क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में तलवारें खिंच गई। पहले ऐसा कहा जाता था कि दोनों के बीच में लकीर खींची हुई है जब दोनों कांग्रेस में राजनीति करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत पार्टी में जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। मैंने काफी पहले भी आपको संकेत दिए थे कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला तो शिवराज सिंह चौहान करेंगे, लेकिन संगठन में किसकी क्या भूमिका रहेगी, इसका फैसला वीडी शर्मा और सुहास भगत करेंगे। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में 5 महामंत्रियों की नियुक्ति की गई और इन नियुक्तियों ने संकेत दे दिया, इन नियुक्तियों से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में किसकी चल रही है। अंदाज लगाइए कि शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, उमा भारती हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, इनको भी अपने जो समर्थक थे उनके नाम इन्हीं 2 नेताओं के माध्यम से आगे बढ़ाना पड़े। और उसमें भी खासियत ये रही कि नाम 2-4 नाम कैलाश विजयवर्गीय ने दिए थे, 2-4 नाम नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए थे। अभी तो केवल महामंत्री ही बने हैं, लेकिन इसमें भी वीडी शर्मा और सुहास भगत ने उन्हें ही तवज्जो दी जो नाम उनके लिए मुफीद थे। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों एक बात और हो रही है कि भाजपा की पूरी राजनीति 50 के इर्द गिर्द, यानी 50 वर्ष की उम्र के नेताओं के इर्द गिर्द चल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो। ये जो नई नियुक्तियां हुई है 5 महामंत्रियों की, इससे भी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पार्टी की जो सेकंड लाइन है उसको आगे लाना चाहते हैं, पार्टी में नई लीडरशिप को ग्रूम करना चाहते हैं। इसी का नतीजा है कि इंदौर के पास महू की कविता पाटीदार जो है वो महामंत्री बनने में सफल हो गई। हरिशंकर खटीक जो मंत्री नहीं बन पाए थे, उन्हें भी मौका मिल गया। शरदेंदु तिवारी जिन्होंने अजय सिंह जैसे कद्दावर नेता को विधानसभा चुनाव में हराया था,
उन्हें भी महामंत्री बनने का मौका मिल गया। कई नाम नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से आगे बढ़े थे, लेकिन मौका मिला रणवीर रावत को, जो कि अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन मैंने एक नाम और है, भगवान दास सबनानी का, भोपाल के बड़े पुराने नेता हैं। पुराने नेता मतलब भोपाल के काफ़ी चर्चित नेता हैं और मैदानी नेता हैं। लेकिन ये पांचों नेता वो हैं जिनके नाम तो अलग अलग, इसमें से शरदेंदु तिवारी को छोड़ते तो बाकी सारे नाम जो है अलग अलग नेताओं के माध्यम से आगे बढ़े थे। लेकिन इन्हें मौका मिला तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वीडी शर्मा और सुहास भगत को मध्य प्रदेश भाजपा की संगठन की राजनीति के लिए ये मुफीद लगे। कांग्रेस का चिट्ठी कांड इन दिनों बड़ा चर्चा में है। अभी पहला चिट्ठी कांड समाप्त नहीं हुआ और दूसरा चिट्ठी कांड आ गया कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने पत्र लिखा है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन हम अभी बात करेंगे पहले चिट्ठी कांड की, और पहले चिट्ठी कांड से जुड़े मध्य प्रदेश के एक नेता विवेक तनखा की। वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि विवेक तनखा नेता कम है, एक बहुत अच्छे वकील है, एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है और एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर है। इसलिए जब पार्टी के 23 नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पहले पत्र लिखा था और उसमें विवेक तनखा के भी दस्तखत देखे गए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक समन्वयवादी नेता आखिर कहाँ उलझ गया। फिर जब मालूम पड़ा कि इस पत्र को आगे बढ़ाने में कपिल सिब्बल की और गुलाम नबी आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो खुलासा हुआ कि चूंकि दोनों एक ही प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, विवेक तनखा और कपिल सिब्बल, तो इसलिए, और विवेक तनखा एक बहुत ही संवेदनशील नेता भी माने जाते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद के आग्रह पर इस पत्र पर दस्तखत कर दिया। इस पत्र पर दस्तखत करने वाले नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व की तीखी नजरें हैं, वक्र दृष्टि है जिसे हम कह सकते हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि कल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्रियाकलापों से संबंधित जो अलग अलग कमेटियां गठित की गई है उसमें जतिन प्रसाद का नाम नहीं है, उसमें राज बब्बर का नाम नहीं। और ये दोनों नाम इसलिए नहीं हैं कि इन लोगों ने उस चिट्ठी पे दस्तखत किए थे, ये उन 23 लोगों पे शामिल हैं जो जिन्होंने चिट्ठी पे दस्तखत किए थे। तो पार्टी का नेतृत्व इनसे नाराज है, उन पर वक्त दृष्टि है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, विवेक तनखा ने भले ही चिट्ठी पे दस्तखत कर दिए हों, लेकिन उनके पिछले 2-3 दिन में, 4 दिन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और दोनों पक्षों के बीच जो चर्चा का भाव है उससे समझ में आ रहा है कि पार्टी विवेक तनखा जैसे नेता को खोना नहीं चाहती है, उनको मेन स्ट्रीम के वर्किंग में रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता जो 70 पार कर चुके हैं, उनके लिए अब बहुत सीमित अवसर हैं, और जो नई लीडरशिप है जिसमें अरुण यादव हैं, जिसमें मीनाक्षी नटराजन हैं, जिसमें उमंग सिंगार हैं, इसको भी ग्रूम होने में समय है, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आने में समय है, संभालने में समय है। ऐसी स्थिति में विवेक तनखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक अहम भूमिका में रह सकते हैं। चलिए बात कर लें सुमित्रा महाजन की, हमारी प्रिय ताई, और जिन्होंने इंदौर का नाम देश के संसदीय इतिहास में हमेशा के लिए अमिट कर दिया है, अमिट हो गया है ताई के कारण। लगातार ताई चुनाव जीती इंदौर से और राजनीति में सुचिता के लिए जानी जाती है, अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। लेकिन इन दिनों ताई बड़े पशुपेश में है। अश्विन खरे, आपको याद है, मध्य प्रदेश मराठी अकादमी के निदेशक थे जब शिवराज सिंह चौहान पिछली बार मुख्यमंत्री थे। ताई अश्विन खरे को इस बार फिर मराठी अकादमी का निदेशक बनवाना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार राह इतनी आसान नहीं है। पिछली बार जब ताई ने अश्विन खरे का नाम आगे बढ़ाया था तब वो लोकसभा की अध्यक्ष थी, लेकिन इस समय ताई नेपथ्य में है। अश्विन खरे को मौका मिलता है या नहीं, इसको लेकर अभी ताई खुद ही आशान्वित नहीं है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो कई दावेदार हैं और दूसरा ये कि इन दिनों मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री इंदौर जिले के महू की विधायक उषा ठाकुर है। इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अश्विन खरे मराठी अकादमी के निदेशक बन पाते या नहीं, कि सुमित्रा महाजन की बात को उषा ठाकुर कितनी तवज्जो देती है। अगर उषा ठाकुर ने सुमित्रा महाजन की बात को तवज्जो दी तो निश्चित तौर पर अश्विन खरे दूसरी पारी खेलने में सफल हो जाएंगे, दूसरी बार मराठी अकादमी के अध्यक्ष वो बन जाएंगे, निदेशक बन जाएंगे, अन्यथा उनकी राह बड़ी कठिन है। सुमित्रा जी को खुद इस बात का एहसास है, इसलिए पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके यहाँ सौजन्य भेंट के लिए पहुंचे थे तब सुमित्रा जी ने उनसे भी इस मामले में मदद मांगी। आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले एक मुद्दा उठाया था कि खरगोन के कांग्रेस विधायक रवि जोशी
भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। हमारी शंका, आशंका, कुशंका इसलिए भी थी कि निमाड़ की राजनीति में रवि जोशी और अरुण यादव एक दूसरे के प्रबल विरोधी हैं, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और एक दूसरे को निपटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस के विधायकों के साथ और खासकर अरुण यादव के प्रभाव के चलते निमाड़ के विधायकों के साथ हो रहा है, तो रवि जोशी अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो हालत पार्टी में अरुण यादव की है, अरुण यादव के सितारे इन दिनों पार्टी में गर्दिश में हैं और कांग्रेस CWC की बैठक के बाद जिस तरीके से बैठक की खबरें लीक करने का आरोप उन पर लगा है, कमलनाथ तो उनको पहले से पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बैठक के बाद जिसमें अरुण यादव स्पेशल इन्वाइटी के रूप में मौजूद थे, जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने बैठक के अंदर की खबरें लीक की, अरुण यादव की परेशानी बढ़ी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने रवि जोशी से बातचीत की थी, मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने भी उनसे बातचीत की थी, पार्टी के दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी बात की। तो मुझे लगता है कि अब बात कुछ सही दिशा में जा रही है। कांग्रेस को नर्मदा पट्टी में एक कद्दावर नेता की ज़रूरत है, एक बड़े ब्राह्मण नेता की ज़रूरत है और उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि रवि जोशी को मिलने जा रहा है। राजनीति की हमने बहुत सी बातें की, लेकिन अब बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की। विवेक जोहरी मध्य प्रदेश के DGP, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अधिकारी और जिस पद पे भी रहे उस पद का गौरव बढ़ाया। मध्य प्रदेश का DGP बनने के पहले विवेक जोहरी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DGP थे और BSF का DG बनना किसी भी पुलिस अधिकारी के करियर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जब VK सिंह को DG पद से हटाने का निर्णय लिया था, तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विवेक जोहरी से आग्रह किया था कि आप मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश को आपकी ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी IPS अधिकारी का एक ड्रीम होता है अपने करियर का कि मैं अपने स्टेट का DG बनूं, और विवेक जोहरी भी निश्चित तौर पर BSF के DG थे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश का DG उन्हें बनाया जाना था तो उन्होंने इस बात को, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उन्होंने मध्य प्रदेश आने पर सहमति दी। तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें लाने में तो मशक्कत की थी, लेकिन उन्होंने एक और मध्य प्रदेश के इतिहास का एक अनूठा काम उस दौर में किया। उन्होंने एक आदेश जारी कर कहा कि विवेक जोहरी 2 साल मध्य प्रदेश के DG रहेंगे। सामान्यतः होता है कि जब कोई अधिकारी केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आता है और मध्य प्रदेश में आने के बाद या किसी भी राज्य में जाने के बाद जब स्थितियां अनुकूल नहीं होती है तो उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कमलनाथ ने उनसे रिटर्न कमिटमेंट किया, यह आदेश निकाल के कि आप 2 साल मध्य प्रदेश के DG रहेंगे। विवेक जोहरी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस बात की बड़ी चर्चा है कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद भी, क्योंकि पुरानी सरकार का जो कमिटमेंट है, पुरानी सरकार का जो लिखित आदेश है वो तो है कि विवेक जोहरी 2 साल मध्य प्रदेश के DG रहेंगे, लेकिन नई सरकार पुरानी सरकार के कमिटमेंट को फॉलो करती है या नहीं करती है, ये इस बार देखा जाना है। इसकी बड़ी चर्चा। एक बात और है कि यदि विवेक जोहरी को कंटिन्यू करने का मौका मिलता है ना, आने वाले समय में वो करीब साल, सवा साल और मध्य प्रदेश के DG रहते हैं, तो मध्य प्रदेश के DG पद के दावेदार करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी, जिसमें संजय राणा जैसे अधिकारी भी शामिल हैं, संजय चौधरी भी शामिल हैं, इन्हें स्पेशल DG पद से ही रिटायर होना पड़ेगा। ये भी एक विडंबना है कि एक अधिकारी को हम सेवा विस्तार दे रहे हैं, एक सरकार का उनसे कमिटमेंट है, यदि वो निरंतर रहता है तो कुछ अधिकारी अपने सेवा काल में कभी DG बन ही नहीं पाएंगे, उन्हें स्पेशल DG पद से ही रिटायर होना पड़ेगा। वीरा राणा भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक बहुत ही शानदार अधिकारी, जिस पद पे भी रहती हैं उस पद को एक नई ऊंचाई देती है। जब राकेश साहनी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे और इकबाल सिंह बैस मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, तब वीरा राणा GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थी, यानी IAS अफसरों की पदस्थापना का काम देखती है। जो काम सेंट्रल में, केंद्र के कार्मिक विभाग में एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर देखता है, वही मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग में कार्मिक सचिव देखता है। और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वीरा राणा का। अब जबकि इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, मध्य प्रदेश के सबसे सर्वप्रभुता संपन्न अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में इंतजार इस बात का है कि वीरा राणा को अहम मौका कब मिलेगा वल्लभ भवन में। वैसे माना जा रहा है
कि आने वाले 3-4 साल बाद जब वीरा राणा की बैच मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद के लिए कंसीडर की जाएगी, तब हो सकता है कि आप वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में भी देखें। कार्डर मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी चर्चा है कार्डर मिसमैनेजमेंट की। राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी, कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल और अधिकतम 11-12 साल में पदोन्नति मिल जाती थी, यानी वो आईपीएस अधिकारी हो जाते थे। अब स्थिति बड़ी विचित्र है। 10 सितंबर को जो डीपीसी हो रही है, उसमें जो बैच कंसीडर हो रही है, 1985 की बैच जो कंसीडर हो रही है, वो 25 साल बाद जो है उसको मौका मिलेगा आईपीएस बनने का। कहां 7 साल, 9 साल और कहां 25 साल। इस बैच की भी विडंबना आप देखिए कि कैडर मिसमैनेजमेंट कैसा है कि इस बैच के अधिकारी 4 साल पहले आईपीएस बनना शुरू हो गए थे। मतलब अमित सांघी जो ग्वालियर के एसपी हैं, वो 4 साल पहले आईपीएस हो गए, और उसी बैच के अरविंद तिवारी वो 10 सितंबर को आईपीएस हो पाएंगे। तो मतलब कैडर मिसमैनेजमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है राज्य पुलिस सेवा, मतलब डीएसपी कैडर में। और इसके लिए डीएसपी कैडर ने कई स्तर पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि इसका निदान कीजिए। इसके 2 विकल्प उन्होंने सुझाए हैं कि एक तो मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में जो पदोन्नति का कोटा है वो अभी 33% है, उसे 50% कर दिया जाए। उसे 50% अगर कर देंगे तो बहुत से अधिकारियों को मौका मिल जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन और रखा है कि मध्य प्रदेश में डायरेक्ट आईएएस के 50 पद अभी रिक्त पड़े हैं, जिन पे कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से जो आईपीएस अधिकारियों का सिलेक्शन हो रहा है वो छोटे छोटे बैचेस आ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कई सालों से छोटे बैचेस आए, तो संख्या बहुत कम है। तो कहा जा रहा है कि आप उन 50 जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा के, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए दे दीजिए, ताकि उन्हें पदोन्नति का मौका मिले। अन्यथा कई पुलिस अधिकारी जो डीएसपी से पुलिस सेवा में आए हैं वो एडिशनल एसपी रहते हुए रिटायर हो जाएंगे, वे आईपीएस हो ही नहीं पाएंगे। बात बहुत अलग है लेकिन बहुत गंभीर है। ध्रुपद गायकी में मध्य प्रदेश का नाम रहा है। उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का जो डाबर सप्तक था, यानी 7 डागर बंधुओं ने ध्रुपद गायकी को मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में जो ऊंचाइयां दी है उसको पूरे विश्व में सराहा जाता है। डाबर सप्तक, आज भी ये नाम बिल्कुल लोगों को रटा हुआ। इसके बाद गुंदेचा बंधुओं रमाकांत और उमाकांत ने मध्य प्रदेश में ध्रुपद गायकी को बहुत अच्छे से ग्रूम किया, नए नए बच्चों को आगे बढ़ाया। और इन दोनों में, चाहे वो डागर सप्तक रहा हो या गुंदेचा बंधुओं का गुरुकुल रहा हो, यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए देश विदेश के शिष्य वृंद मध्य प्रदेश आया करते थे। भोपाल में गुंदेचा बंधुओं ने एक बहुत अच्छा गुरुकुल स्थापित किया है और वहाँ पर शिष्य वृंद आकर और रहता है और शिक्षा दीक्षा लेता। लेकिन हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है एक बात कि पिछले दिनों कुछ विदेशी शिष्याओं ने, जो अब रमाकांत गुंदेचा तो रहे नहीं, उमाकांत गुंदेचा हैं और उनके भाई हैं अखिलेश गुंदेचा, जो बहुत अच्छे पखावज वादक हैं, और जो पूरा इस संस्थान का जो गुंदेचा बंधुओं का गुरुकुल है उसका कामकाज, प्रशासनिक कामकाज भी देखते हैं। तो कुछ विदेशी शिष्याओं ने अखिलेश और उमाकांत गुंदेचा पर आरोप लगाए हैं कि जब हम वहाँ पे थे तो हमारे साथ इन्होंने अभद्रता की, हमारे साथ इन्होंने हैरासमेंट किया, और कुछ का आरोप तो सेक्सुअल हैरासमेंट का भी है। बहुत गंभीर मामला है। और उमाकांत गुंदेचा जो है, जो खुद भी आरोपों के घेरे में है, लेकिन जो संस्थान के सर्वे सर्वा हैं उन्होंने फिलहाल अखिलेश को सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। एक 4 सदस्यीय जांच समिति बन दी गई है। लेकिन विषय चर्चा का बना हुआ है और भारत की जो गौरवशाली गुरुकुल परंपरा है, कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठ रही है। और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही, मतलब एक शर्मसार कर देने वाला वाकया है। हम एक बात फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। सोचिए आप कैसी स्थिति है, कैडर मिसमैनेजमेंट से ही इसको मैं जोड़ता हूं कि मध्य प्रदेश के 6 पुलिस रेंज में डीआईजी के पद रिक्त हैं। ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बालाघाट, होशंगाबाद और एक आध रेंज और है। और 8 डीआईजी पुलिस मुख्यालय में बिना काम के बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। दोहरा प्रभार है कई अफसरों के पास रेंज का। उज्जैन के डीआईजी के पास रतलाम का प्रभार है, भोपाल के डीआईजी के पास होशंगाबाद का प्रभार है।
जबलपुर के डीआईजी का पद मनोहर सिंह वर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पड़ा है और ए.के. पांडे को हटाए जाने के बाद ग्वालियर के डीआईजी का पद भी रिक्त पड़ा है। बालाघाट का डीआईजी का पद भी रिक्त है। और दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में 6, 7, 8 डीआईजी स्तर के अधिकारी बिना काम के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है सरकार को गौर करना चाहिए इस विषय पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत मतलब चर्चा का विषय है ये कैडर मिसमैनेजमेंट इन दिनों मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। चलिए बात को विराम दें, इसके पहले एक दो छोटे मुद्दों पर और बात करते हैं। 10 सितंबर मध्य प्रदेश के राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए एक अच्छी तारीख है, एक अच्छी खबर लेके आने वाली तारीख है। लंबे समय से जो डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक टल रही थी वो 10 सितंबर को होने जा रही है और मध्य प्रदेश के राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि जहाँ राज्य पुलिस सेवा में जो है वो अभी 95 बैच के अधिकारी जो हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से मौका मिल रहा है, वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा में 98 बैच के भी 2-3 अधिकारी आईएएस हो जाएंगे। तो मतलब कितना पीछे चल रहे हैं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पदोन्नति के मामले में। यह इस डीपीसी का जो शेड्यूल तय हुआ और इसमें जो जोन ऑफ कंसिडरेशन है और इसमें जो जिस बैच के ऑफिसर्स कंसिडर किए जा रहे हैं उसकी स्थिति को देख के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। चलिए बात को खत्म करें, आज के इस एपिसोड को खत्म करें। इसके पहले फिर बात करते हैं परिवहन विभाग की। सत्यप्रकाश शर्मा को लेकर मैं बार बार आपका जिक्र आकर्षित करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि किस तरीके से सत्यप्रकाश शर्मा परिवहन विभाग के सर्वप्रभुता संपन्न अधिकारी तो है ही नहीं, वो निजी सहायक की भूमिका में है, निजी सहायक भी राजपत्रित की भूमिका में वो। लेकिन परिवहन विभाग में सत्यप्रकाश शर्मा के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता है। अब इस विभाग के मंत्री गोविंद राजपूत हैं जो कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में भी परिवहन मंत्री थे, लेकिन तब उनकी कुछ चली नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोविंद राजपूत परिवहन मंत्री हैं, मुकेश जैन परिवहन आयुक्त हैं। दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से ताल्लुक रखते हैं। वैसे नौकरशाह किसी के खेमे से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन मुकेश जैन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल में मिनिस्टर थे तब उनके निजी सचिव हुआ करते थे, इसलिए तार तो जुड़े हुए हैं। अब गोविंद राजपूत ने इसका एक नया रास्ता निकाला। परिवहन विभाग का ज्ञान गणित, परिवहन विभाग का ज्ञान गणित बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब जो समझने वाले हैं वो समझते हैं कि परिवहन विभाग का ज्ञान गणित का मायने क्या है। तो परिवहन विभाग का ज्ञान गणित गोविंद राजपूत को मालूम पड़ता रहे, वहाँ की बातें उनसे छिपी हुई नहीं रहे, इसलिए उन्होंने उसका एक रास्ता नया निकाला। और रास्ता ये निकाला कि अपर परिवहन आयुक्त के जो निजी सहायक थे नीलकंठ खर्चे, वो पिछले दिनों सेवानिवृत्त हो गए। गोविंद राजपूत ने नीलकंठ खर्चे को अपने निजी स्टाफ में ले लिया है। हर मंत्री को ये अधिकार होता है कि अपने निजी स्टाफ में वो अपनी पसंद के कुछ लोगों को नियुक्ति दे सकता है। जब तक वो मंत्री रहता है उन लोगों को सरकार के खजाने से सुविधाएं मिलती है, वेतन मिलता है। तो अब नीलकंठ खर्चे गोविंद राजपूत के निजी स्टाफ में। बात को खत्म करने के पहले मैं एक अहम मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं और वो मुद्दा है मध्य प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना का। इंदौर में जो हालत है वो बहुत विकट है। हम कल्पना नहीं कर सकते इन दिनों शहर के अस्पतालों की क्या स्थिति है, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, हर जगह हालत खराब है। लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं, एडमिशन मिल रहे हैं तो वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की इंदौर शहर में शॉर्टेज हो गई है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि इंदौर शहर में ऑक्सीजन के सिलेंडर सहजता से उपलब्ध नहीं है और कई मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज कहीं अनकहीं में बस इतना ही। हम आगे भी सियासत के, नौकरशाही के, न्यायपालिका के, खेल जगत के, कला के क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। टीजियाना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरविंद तिवारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।